वेलकम। आज हम 102 का देख रहे हैं। 102 का एक क्वेश्चन आया था पिछले ईयर कि व्हाट इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड व्हाट इज़ द हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और इन्वायरमेंट और हेरिडिटी कैसे रोल प्ले करते हैं एक व्यक्ति को इंडिविजुअली डिफ़र करने में। तो बेसिक अगर हम जानें तो दो इंडिविजुअल अगर हम कंपेयर करें तो वो एक जैसे कभी भी नहीं होते। ना उनकी शक्लें होती हैं, ना उनकी बॉडी पोस्चर्स होते हैं, ना ही उनका कोई भी व्यक्तित्व। अगर हम उसका मन पढ़ें तो उनके मन के विचार भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अगर हम बाहर से देखें तो उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, उसकी कलर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका वेट, साइज़ सब डिफरेंट है। अलॉन्ग विद अगर हम देखें उसके मन को पढ़ें तो उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग होंगे। जो हम सोचते हैं वो वैसा नहीं सोचता होगा। उसके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड्स, उनके एप्टीट्यूड्स दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। इसी को हम कह देते हैं इंडिविजुअल डिफर होते हैं। दो व्यक्ति एक जैसे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जो ट्विन्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। शायद वो एक जैसा ही खाना खाते होंगे, ज़रूरी तो नहीं। उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भाव हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम साइकोलॉजिकली अगर हम जानें तो एक व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होगा या वो कैसा सोचता होगा, वो वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ तो वो एक्वायर्ड होते हैं, जहाँ तो वो हेरिडिटरी होते हैं, जहाँ तो वो क्वालिटेटिव होते हैं। मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, हम अपने ऐसी कंडीशंस बनाते हैं या फिर कह लो कि भाई ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं जिसकी वजह से हम वैसे हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट, एक टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द इंडिविजुअलिटीज़। एक टीचर को पता होना चाहिए कि क्लास में कौन से बच्चे कैसे हैं, उसके क्या डिफरेंस है, उसके क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबिलिटी इज़ देयर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो टीचर को क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है बच्चों को जानकर कि वो ग्रुप में कैसा बात करता है, वो अकेले में होता है तो कैसे बात करता है, उसका विचार कैसा है, वो कैसा सोचता है, उसका मन कैसे चल रहा है, किसी प्रॉब्लम से तो ग्रसित नहीं है वो। मान लो कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और एक बच्चे का ध्यान ही नहीं लग रहा, वो रोए जा रहा है। अब टीचर, यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहेगा कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे डांट के उसको चुप नहीं करवा देगा। कहने का मतलब है उसकी प्रॉब्लम को समझने वाला एक टीचर होता है। उसको पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, घर से कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो दिमाग में, या समझ में नहीं आ रहा है, पूछेगा उससे। और ये खुद भी असेस टीचर कर सकता है, देख पाएगा कि कुछ बच्चों को समझ में आता है मैथ्स और कुछ बच्चों को बहुत धीरे से समझ में आता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, बायोलॉजी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम सिर्फ बाहर से डिफरेंट नहीं है, हम अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो बायोलॉजी होती है, हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, वो हमारी माँ बाप से आई हुई होती है। थोड़ा हम समाज से बनाए गए होते हैं, तो हम डिफरेंट होते हैं टोटली। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, हम बहुत अलग होते हैं, पर फिर भी एक टीचर को उनके डिफरेंसेस को ध्यान देना चाहिए, उसको रिमूव करने में, ना कि उसको डरा के रख देना कि तुझे तो आता ही नहीं है। मतलब वो ठप्पा नहीं लगाना उनके ऊपर, उनको रेज करना है उसी क्वालिटी, उसकी जो दमित क्वालिटीज़ हैं जो वो अच्छी नहीं है, ना कह लो कि उसका गलत ही असर देखने को मिलता है, उसको चैनलाइज करना है, वो एक टीचर का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो ट्रेड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिविजुअल अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, उसके ट्रेड्स, फिजिकली वो कैसे बिहेव करता है, साइकोलॉजिकली वो कैसे सोचता है, सोशली वो कहाँ कौन से सेक्टर से आया है,
एजुकेशनली उसका कितना दिमाग चल पाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल डिफर करती है। वेरिएशंस और डेविएशंस फ्रॉम एवरेज विद अ रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि वेरिएशंस होती हैं, लोग डिफरेंट होते हैं और सभी डिफरेंट होते हैं, मतलब मेंटली फिजिकली, वही रिपीटेड होगा ये बार बार इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज हाई, देखो मैंने अभी बताया था कि अगर किसी बच्चे को जल्दी मैथ समझ में आता है, उसकी एबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। एवरेज बच्चा, उसको लिंग्विस्टिक एबिलिटी है। बिलो एवरेज जो है वो स्पेशल एबिलिटी है। कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे जो हैं, आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल IDC, जिसमें कैटेगरीज होती हैं, जो कि जिनका IQ जो होता है वो 140 होता है, वो गिफ्टेड में आ जाते हैं। जो 90 के अबव होते हैं वो एवरेज में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही दमित होते हैं, इनडिसाइल होते हैं। तो ये जो है ये डिफर करती है IQ लेवल, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। और इसमें बताया गया है कि भाई व्यक्ति टू व्यक्ति उसके अंदर कुछ यूनिक भी होता है, ज़रूरी नहीं है सब उसके ड्रॉबैक्स होंगे। अब एक व्यक्ति है, ठीक है, वो सोशली फिजिकली हमने जान लिया कि वो सारे ही तरीके से वो डिफरेंट होता है, बट ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे में सब ड्रॉबैक्स ही होंगे, ड्रॉबैक्स, ठीक है। कुछ क्वालिटी होंगी, कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ क्वांटिटेटिव होंगी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे बताया कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, मोटर कैपेसिटीज़, साइकोलॉजिकल फंक्शंस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। कुछ लोग बच्चे बहुत काले होते हैं, कुछ बहुत गोरे होते हैं। यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ रहा है, पर इम्प्रेशन पड़ता है कि एक व्यक्ति अगर गोरा है तो वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। ये जुड़ चुके हैं, बिलीव्स जुड़ चुके हैं इसके साथ। अगर एक व्यक्ति काला है तो वो दमित ही रहेगा, क्यों? एक टीचर को इन सब से रूबरू होना चाहिए। क्वान्टिफाइड द वेरिएबल्स, बहुत ज़्यादा क्वालिटी, इंडिविजुअल बोथ, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। उसके डिफरेंस, अब डिफरेंसेस दो प्रकार के होते हैं, इसमें लिखा है एक फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की स्किन का कलर, आई कलर, आपका हेयर किस तरह से होगा, वेट कितना होगा, मोटे हो, पतले हो, बिल्कुल सुकड़े हो, नर्चर नहीं हुए हो, पोषण नहीं मिल पाया। फिजिक से बताया गया, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है। आपकी एज कितनी है, अब यहाँ पे B.Ed करने के लिए जो पेपर देने आ रही औरतें हैं वो 35 से ऊपर भी हैं, तो उनका फिजिक अलग है, वो उम्र उनकी ज़्यादा, वो फिर भी B.Ed पेपर देने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति क्या है, डिफर है। हैंड्स एंड फीट्स, हर व्यक्ति के हाथ अलग हैं, फीट्स अलग हैं। हर एक व्यक्ति अडल्टहुड में जब जाता है तो उसकी जो मेजॉरिटी है वो अलग हो जाती है। मैनुअली डेक्स्ट्रिटी एंड रेट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं जो कि ये एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अब इंटेलेक्चुअली क्या, अभी हमने बात की थी कि इंटेलेक्चुअली कैसे। अब देखो जो IQ लेवल पे हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस को नापते किस में, IQ में। तो इसमें बताया गया कि वेरी सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर, हाई एवरेज होती है, बॉर्डर लाइन केसेस, मोरॉन, इम्पेसाइल, इडियट। तो जो हम लोग हैं वो 80% जो लोग हैं वो एवरेज में आते हैं और उसके बाद बॉर्डर लाइन में आते हैं। तो आप देखोगे कि जो गिफ्टेड हैं उनको इनरिचमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके लिए, बट जो एवरेज चाइल्ड है वो थोड़ी मेहनत करता है तो वो निकल जाता है। बॉर्डर वालों को एक इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, एक स्पेशल एजुकेटर उनके लिए ही बना होता है, सो दैट कि वो उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको जान पाए, समझ पाए। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड्स होते हैं। एन इंडिविजुअल में हैव एप्टीट्यूड्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब एक व्यक्ति का एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब कि उसको उसमें ज़्यादा रुचि है, वो करने में एक ऐसा काम जो उसमें ज़्यादा वो महारत है। हैव मैकेनिकल एप्टीट्यूड, ये क्या है, एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड है। पर्सन में हैव म्यूजिकल
क्लैरिकल आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक बच्चा है जो मैथ्स पढ़ता है, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर रहा है, तो वो उसका एप्टीट्यूड है, ठीक है। मे वेरी, उसको क्या पता उस म्यूज़िक में इंटरेस्ट ही नहीं आता हो, या उसको वो चीज़ आ ही नहीं रही हो, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले सुरीला गाने का, पर वो नहीं गा पा रहा है। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो मैथ्स में इंटेलिजेंट है वो, और म्यूज़िक में भी इंटेलिजेंट होगा, नहीं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी काम जिसमें वो परफेक्शन लेके आ रहा है, कि वो उसका एक एप्टीट्यूड हो जाता है, मतलब वो उसको करना है, वो उसका मन है। क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल डिफर्स इन क्रिएटिव पोटेंशियल्स। मेजर कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। जब व्यक्ति सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस करता है, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इसमें से चूज़ करो, आपकी बुद्धि कितनी लगेगी, आप ऐसे तुक्का मारोगे, अच्छा ये वाला, आप इसमें इतना थिंक नहीं कर पा रहे हो। बट जब आपको दे दिया जाए वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, तो आप उसमें सोचना शुरू करोगे, विकल्प लेना शुरू करोगे, आप उसमें सोचोगे कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, ऐसे मतलब डाइवर्जेंटली हम क्या, डाइवर्सिफाइड में हम थिंक करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो कोई कोई क्रिएटिव भी होता है। हमने सुना है कि जब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, एक टैलेंटेड होते हैं और एक क्रिएटिव होते हैं, जो कि जिनके आइडियाज़ नॉबल्स होते हैं, क्योंकि वो डाइवर्जेंटली सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर्स भी होते हैं। हमें ये भी जानना है कि क्लासरूम में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि डाइवर्सिफाइड में भी सोच सकते हैं, ठीक है। बस उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अगर टीचर देगा, वैसी एक्टिविटी या वैसी स्टिमुली बच्चे को देगा, तो वो निकल के बाहर आती है चीज़ें। नहीं तो वो ऐसे ही, उसकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी ना, अगर उसकी कैपेबिलिटी भी होगी, तो वो शायद नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से और बच्चे भी सीखते हैं। तो सम पीपल्स में मोर ओरिजिनल्स एंड मोर फ्लुएंट, स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी। अब एकेडमिकली कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि बाय नेचरली उनके दिमाग जो नॉर्मल पढ़ाया जाता है वो उनके लिए बोर जैसा लगता है। उनका जो आईक्यू होता है वो 140 से ऊपर 145 ऐसे चले जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आईक्यू जो उनका अगर देखा जाए वो ट्रेस्ड जेनेटिकली हुआ है। उसे इनरिचमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, उसे हॉट की ज़रूरत होती है, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग सिचुएशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो मोर उसमें ज़्यादा फोकस कर पाए, अच्छी चीज़ें और कर पाए, समाज को और अच्छी चीज़ें दे पाए। जैसे कि आपने सुना होगा पियाजे है, पियाजे जी जो हैं हमारे पियाजे, वो वो उनका जो आईक्यू था ना एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रांग था, मतलब वो गिफ्टेड ही थे। जिसमें उन्होंने 15 साल की उम्र में, कौन बच्चा होश में होता भाई 15 साल की उम्र में पेपर्स को छपवाना, या साइकोलॉजिस्ट थे वो। तो आप सोचते हो कि इतने से बच्चे में कैसे बुद्धि आ गई होगी। तो ये जेनेटिकली ही होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में आया हुआ होता है। और ये एकेडमिकली की बात करें, कुछ बच्चे जो होते हैं वो एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं। डिफरेंसेस अटेन ऑफ नॉलेज। अब हर बच्चे को हर चीज़ समझ में नहीं आती क्लास में, टीचर ने पढ़ाया, कुछ बच्चों को आ जाता है, कुछ को नहीं आता है, पढ़ाया तो उसने इक्वल ही था, बट अब टीचर को पता ही नहीं होगा कि बच्चा कौन गिफ्टेड है कौन क्या। तो फिर जो लोअर या स्लो लर्नर्स होंगे, उनको बैकवर्ड चिल्ड्रन होंगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा। तो फिर टीचर क्या करेगा, उनके लिए रिमेडियल टीचिंग लाएगा। रिमेडियल टीचिंग होती है जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना, बस उनको बताना नहीं है कि तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम ऐसे ही हो, तो उनको फील होगा, फील है ना। वो भी एक इनसिक्योरिटी होती है बच्चे की। कहने का मतलब है कि जो टीचर को पता हो कि हाई ऑर्डर की थिंकिंग, आईक्यू के बारे में पता हो, थोड़ी जानकारी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता हो, जेंडर डिफरेंसेस। अब देखो हमारा समाज कैसा बना हुआ है आपको पता है, जो लड़कियां हैं वो दब के रहती हैं,
वो चुप रहती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, वो म्यूज़िक सीखती हैं, वो हार्ड नहीं हो सकती, वो सिर्फ जितना बोला जाए बस उतना ही बोल सकती हैं। और हमारे जो समाज है वो कितना ही परफेक्ट रहा है, मैट्रियार्की कहाँ रही है, हमेशा तो पैट्रियार्की ही चल के आई है ना अभी तक, ठीक है ना। तो पैट्रियार्की खत्म होने के लिए, मतलब अभी भी अगर हम देखें तो जो भी बड़े बड़े ओहदे हैं जैसे कि लीडर्स हैं उसमें सब पैट्रियार्की ही चल रही है। आज तक सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री बन पाई है जो कि इंदिरा गांधी है, वो भी बाई चांस उसके इन्वॉल्वमेंट में होगा ऐसा, क्योंकि वो परिवार के थे तो फिर वो कर पाई वैसा। आज के टाइम में अगर कोई इंडिविजुअल अगर सोचे, अगर मैं सोचूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि मैं चैनलाइज कर सकती हूँ विदाउट करप्शन, तो शायद ही कोई होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि विमेन को एक डिफ़र किया गया है। विमेन जो होती हैं वो टॉलरेटर होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं, टॉलरेंस भी उसकी गलत इस्तेमाल की गई है। तो वाइड वैराइटीज़ देखने को मिलती है जेंडर के बेसिस पे। विमेन हैव ग्रेट मेमोरी, गुड हैंड राइटिंग, बेटर सेंसरी डिस्टिंक्शंस ऑफ टेस्ट। कह रहे हैं कि ये जो है कौन महान विभूति है, MC नेमर टर्मन कहते हैं कि विमेन जो होती है उसकी बहुत ग्रेट मेमोरी होती है, ठीक है, गुड हैंड राइटिंग होती है। अब ये जीन्स के बारे में बता रहा है, गुड हैंड राइटिंग होती है, बहुत ध्यान से चीज़ें लिखती हैं। ऐसा नहीं है कि मैन नहीं लिख सकता, अब कुछ हार्मोन्स भी होते हैं ना वैसे जो क्लैश कर जाते हैं। तो कहते हैं कि ग्रेट मेमोरी होती है, गुड हैंड राइटिंग होती है और बेटर सेंसरी डिस्टिंक्शंस होती है टेस्ट की, टच की और स्मेल की। और अगर मेल को देखें तो वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पोकन होते हैं, मोर कॉन्शियस होते हैं, साइज वेट इल्यूजन होता है। वुमेन आर बेटर देन मेन इन लिंग्विस्टिक एबिलिटी, mirror drawing, whereas the color blindness is more prevalent in the men and women. अब इसमें मेन और विमेन, मैंने तो कुछ और ही बता दिया, बट कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी होती है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे चलो, तुम डॉल के साथ खेलोगी, तो ये स्टीरियोटाइप्स भी कहीं ना कहीं बच्चे को कहते हैं कि भाई जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो वो भी एक अलग ही सिखाता है कि भाई तुम लड़की हो। तो बायोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं हमें रिमाइंडर्स मिलते हैं, वी आर गर्ल्स एंड अलॉन्ग विद बॉयज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं है रिमाइंडर, उनको कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है। उन्हें अपने घर में रहना है, उनको अपने घर में रहना है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्रीडम पूरी है, वो बाहर नहीं जा रही हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है तो वो अपने घर पे ही रह रहे हैं। पर लड़कियों को अपना घर छोड़ के, जहाँ पे वो रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, छोड़ के कहीं और किसी के घर में रहने के लिए, मतलब एक लड़कियों को पहले ही समाज तय कर दिया गया है। तो जेंडर डिफरेंसेस आर देयर। तो टीचर को सेंसिटिव रहना उनके प्रति कि विमेन को अपग्रेड करना है, मेन के साथ लेके आना, क्योंकि मेन अगर है तो वुमेन भी तो है ना भाई। मेन अगर 50% होंगे तो वुमेन भी 50% चाहिए है, तो दोनों को इक्वल ही करना है। अब ये बंदे ने क्या बताया है भाई, गुड मेमोरी होती है, ये होती है, अरे यहाँ ग्रेटर रिएक्शंस होती हैं, ये इंग्लिश में घुचमुचू कर दिया है, बट अगर सच बताया जाए तो वो बहुत बुरा लगता है। एनीवेज, रेशियल डिफरेंसेस। अब देखिए रेशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन्स हैं उसमें बिल्कुल काले लोग हैं, तो क्या उनको फील होता होगा कि हम इतने काले क्यों हैं। हाँ, उनके अंदर चिट्टे लोग आ जाएंगे या बाहर के लोग वहाँ आके रहने शुरू कर देंगे तो उनको थोड़ी इन्फीरियॉरिटी आएगी। तो क्या होता है कि अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं, कलर में डिफरेंसेस मिलते हैं, ये बायोलॉजिकली है, ये टीचर को समझ में होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे वो क्या करने शुरू कर देता है, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देता है। अच्छा ये काला है, अच्छा ये वाली जात का है तो इसको मत पढ़ाओ,
इसके साथ टच नहीं हूँ, ये ऐसा है वैसा है, सो जो की बातें, बॉडी फॉर्मेशन, कलर, हेयर। अब कोई देखो ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनकी आंखें थोड़ी बिल्ली होती हैं, मतलब जो कैट होती है उसकी आंखों की जैसी होती हैं, वो काफ़ी वाइब्रेंट होती हैं आंखों की, और सब बच्चों के लिए वो एक क्यूरोसिटी होती है कि ये कैसे हो गया। तो कहने का मतलब है कि कुछ बच्चों के बाल बहुत ही ब्राउन होते हैं, कुछ बच्चों के ऐसे घुंघराले होते हैं, तो ये डिफरेंसेस हैं। वी शुड चेरिश, वी शुड लव ऑल वी हैव, जो भी है हमारे पास। नेग्रोइड ब्लैक रेस होती है, और ये कुछ रेसेस के नाम बताए गए हैं कि ये कुछ चिट्टे हो जाते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा चिट्टे होते हैं, कुछ वो स्किन टोन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो वेदर के हिसाब से होती है। टीचर को पता होना चाहिए। एटीट्यूड डिफरेंसेस, अब कुछ बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों को पसंद आता है लेक्चर मेथड, कुछ बच्चों को भाई अलग स्टाइल से पढ़ना है, उसको टीवी देखते हुए पढ़ना है, या उसको प्रोजेक्टर पे पढ़ना है, या कुछ उसको एक्टिविटी करके पढ़ना है। तो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि वो सीखें, समझें। एटीट्यूड influence the behavior of individuals towards object and pupil, institution and authority। अब इन्फ्लुएंस उसके बिहेवियर को करना है बच्चे के, तो फिर एटीट्यूड में परिवर्तन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशनल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ बच्चे के अंदर मोटिवेशंस होती है पढ़ने के लिए, कुछ होती नहीं है। इमोशनली कुछ इरिटेटेड एग्रेसिव होते हैं, कोई बच्चे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ प्लेजर्स होते हैं। देखो इसमें इमोशंस की बात आ गई। इमोशंस पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव होते हैं जो कि ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिवनेस है, जेलसी, फियर। इसको हम अच्छी दिशा में लगा सकते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बट इसको अच्छी दिशा में लगा सकते हैं अगर हमारा फियर है तो मौका देखिए। और पॉजिटिव है कि जॉय, प्लेजर, लव, क्यूरोसिटी बच्चे के अंदर कभी मारनी नहीं चाहिए टीचर को। वो क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी पूरी ध्यान से उसकी बात को सुनना चाहिए, फिर कोई रिप्लाई तो करना चाहिए। हाँ, बियरेबल नहीं होती हैं वो चीज़ें, वो क्योंकि वो इलॉजिकली बातें कर रहे होते हैं, और बच्चों को इलॉजिकल ही होते हैं, वो इलॉजिकल से फिर लॉजिक पे आते हैं, बट टीचर है बोर हो जाता है कि क्या बातें कर रहे हैं। फिर भी अगर बच्चे के मन को जीतना है तो फिर उसकी इलॉजिकल बात को भी सिरोधार्य करना होता है। कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कुछ बच्चों के टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमें कोई बोले तो हम करेंगे, कुछ इरिटेटिव होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, काम स्लगिश होते हैं, कुछ ऐसे बिखरे हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का। कुछ डिप्रेस्ड होते हैं, टेंस्ड लेते हैं। तो ऑल ह्यूमंस पर्सनैलिटी वाइज कितने डिफरेंट है। कुछ इंटरेस्ट के बेसिस पे, या एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सब समाज से ही आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया गया है कि पर्सनालिटी वाइज, इमोशनली वाइज, रेशियल वाइज, एटीट्यूड वाइज, कोई अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। रेसिज्म, कॉग्निटिव स्टाइल, तो ये क्या है, एक तरीके का एक अलार्म है कि भाई टीचर समझ जा कि ऐसा भी होता है, ठीक है। एक्टिव होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं कॉग्निटिव स्टाइल सुन के अलग होते हैं। देखो कॉग्निटिव क्या होता है कि बुद्धि का स्तर हम इंटेलिजेंस लेवल पे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और अच्छे से ये बता दिया है उसने कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस इनहेरिटेड होते हैं, कुछ एक्वायर्ड होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। इनहेरिटेड होते हैं जो कि हमें हेरिडिटी से मिले होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा से मिले होते हैं। इनहेरिटेड होते हैं जैसे कि हमारी जो बॉडी शेप, साइज़, कलर, बाल, हर प्रकार का जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ है वो हमें हेरिडिटी मिल गया, मतलब कि वो एक्विजिशन हो गया उसका, मतलब कि हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, वो हमें विरासत में मिल गया। अब उसमें चाहे वो लंबे कद वाले हों, या बुटके हों, या फिर छोटे हों, या मोटे हों, या पतले हों, या जैसे भी हों,
आंखें उसकी चाहे नहीं हो या हों, या कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई प्राउड फीलिंग वाली बात है नहीं। पर हम बहुत प्राउड करते हैं, यार मैं तो बहुत लंबी हूँ, मेरे में तो बस सुंदरता ही सुंदरता है, मैं तो ऐसी हूँ। वो अलग बात है, वो अहंकार है आपका, है ना। बट अगर हम कहें तो ये हमारा स्वायत्व है, मतलब कि हमें बाय नेचर हमें मिल चुका है, हम उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसमें ग्रो कर सकते हैं, मतलब हम अपने अपने शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक ज़रूर कर सकते हैं। बट अब जैसे किसी को HIV एड्स है या कुछ है, वो ट्रांसफ़र हो गया बच्चे के अंदर, उसमें भी होगा। तो कहने का मतलब है कि जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है वो भी साथ में लेके आती है। तो फिज़िकली हम पूरे इनहेरिटेड होते हैं, मेंटली अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेंटली कैसे हो गए। मेंटल से हम इन्वायरमेंट से हम अपना दिमाग भी सुधार सकते हैं। अगर हम IAS बनना चाहते हैं तो हम IAS भी बन सकते हैं। मैटर करता है जिसने कितनी उस पर जोर लगाया है, ठीक है। मेंटल लेवल भी डिफरेंट होता है, ये मानो या ना मानो, ये डिसेंड होता है जो कि पेरेंट्स से आया हुआ होता है। और ये जो मेंटल लेवल है, रिसर्चर ने पाया कि भाई IQ लेवल होता है जो कि ये बताता है कि तुम्हारा कितना IQ है। वो कल्चरल बायस भी है। हार्वर्ड गार्डनर ने ये बिल्कुल ही मना कर दिया कि इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ होती है, पर मेंटल भी हम क्या होते हैं, IQ लेवल हमारा डिफरेंट होता है, हमारे पेरेंट्स से आया हुआ होता है। टेम्परामेंट, अब हम कहते हैं कि ये इनके पापा इतने गुस्से वाले हैं, क्या करें, बच्चे भी डबल हैं। तो वो जो क्रोध है वो डिसेंडेंट हुआ है, मतलब वो एंसेस्ट्रली हमारे अंदर इनकलकेट हुआ है। हम नहीं कह सकते कि ये हम खुद ऐसे हैं, हम नहीं हैं ऐसे। हमारा बाय प्रकृति, बाय नेचर, बाय जीन्स, बाय DNA मेकअप हम टेम्परामेंटल, हमें इश्यूज होते हैं। अगर बाई चांस अगर आपके मम्मी पापा कम बोलते हैं तो संभव हो सकता है कि आप बहुत शाय फील इंट्रोवर्ट हों। आपके मम्मी पापा बहुत क्रोध में रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं, तो संभव है कि आपके अंदर भी क्रोध हो। तो ये जीन्स में होता है भाई, इसको दिशा दी जा सकती है अच्छी प्रकार की। अब क्रोध भी आ रहा है तो वो क्रोध एक नेगेटिव तो है, बट क्रोध भी अच्छी चीज़ों के लिए आए तो बेटर है ना। अगर अब आप फालतू चीज़ों के लिए ही क्रोध किए जा रहे हो तो फिर वो उचित नहीं है। अब बच्चे भी क्रोधित, कुछ बच्चे जो होते हैं उनके टेम्परामेंटल इश्यूज अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही शांत स्वभाव के, चुप चुप शाइनेस होती है, बोलते ही नहीं है, और कुछ बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, और छोटे भी होते तब भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि जीन्स होता है, ये घर से लाए हुए होते हैं। अब क्या होगा, ये इन सब के साथ बच्चा स्कूल में आता है, इनहेरिटेड होते हैं। बट अगर हम देखें तो एक्वायर्ड क्या किया जा सकता है, एक्वायर्ड सोशल, कल्चर, इन्वायरमेंट और इमोशनल। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों को घर पे कोई शिक्षा नहीं दी जाती होगी, मम्मी पापा डैडी सुबह से उठ के बताते रहते हैं ये करो वो करो, जल्दी उठो, सूर्य को अर्घ दो, ये सब सोशल कंडीशनिंग दी जाती है। अब बच्चा इसके साथ भी बंध जाता है जैसे जैसे बड़ा होता है। कल्चरल, अब जैसा उसका कल्चर, जिस कल्चर में वो रहता है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ में हो, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो, चाहे वो शहरी इलाका, गांव इलाका, या कोई भी इलाका हो, वो कल्चरली भी वो क्या होगा, खैंचू वैंचू करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो अगर वो शहर का होगा तो वो इंग्लिश मारेगा, क्योंकि वहाँ के लोग तो वैसे ही कल्चर है वहाँ का, वहाँ पे श्राद्ध जैसी चीज़ें होती ही नहीं है, तो उनका कल्चर डिफरेंट है, गांव का डिफरेंट है। वो प्रभावित करता है बच्चे को। तभी कहा जाता है कि भाई हॉस्टल में भेजो, वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के बच्चे होते हैं, वो डिफ्यूजन होता है, कल्चरल मिक्सड होता है। एजुकेशन, अब कुछ बच्चों को गांव के स्तर पे शिक्षा मिल रही है, अब टीचर खुद ही स्किल्ड नहीं है, तो वो एजुकेशन किस प्रकार से दी जा रही है। एजुकेशन अगर महंगे स्कूल में दी जा रही तो देखा जाएगा कि वो हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना,
उसमें भी जा सकता है, रिसर्चर्स कर सकता है। पर आप देखोगे कि अगर आप गांव में हो तो आपको कोई प्रमोट नहीं करने वाला। शिक्षा क्या होती है उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। तो हाई इन्वायरमेंटल अच्छी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी। इमोशन पर बैलेंस, मतलब कि किसी के इच्छाएं और अपनी इच्छाएं उस पर थोपना, मतलब इमोशंस हमारे कितने मतलब ऐसे फालूदे हैं। मन किया तो करना है, नहीं किया तो नहीं करना। तो हम अपने मन के हिसाब से मैक्सिमम चलते हैं। तो अगर हमारा मन अगर अच्छी डायरेक्शन में होता है तो हम अपनी डिफरेंसेस में भी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं। ये तो हुआ एक चार्ट। अब हम लिखना शुरू करेंगे इसके अंदर। ये रोल हेरिडिटी का क्या रोल है भाई? हेरिडिटी दो प्रकार के डिटर्मिनेंट होते हैं। हेरिडिटी होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। कुत्ते चुप हो जा, चुप हो गया शायद, छोड़ यार इसको। द न्यू बॉर्न इन्फेंट inherits the characteristics of both parents and fertilization and the formation of zygote। जब स्पर्म सेल ओवम सेल मिलता है तो वो जाइगोट का निर्माण करता है। और ये जाइगोट जब बनना शुरू होता है, इसका जो एक्सपेंशन होनी शुरू होती है या डेवलपमेंट होनी शुरू होती है, तो कहने का मतलब है कि ये जो जीन्स माँ और बाप का आया, इन जो सेल था इसमें कुछ क्वालिटीज़ थी, या इसका डीएनए था, ठीक है। डीएनए था जो कि एक लेके आ रहा है कुछ, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या लेके आ रहा है? कुछ क्वालिटीज़, कुछ हार्मोन्स या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है जो कि बच्चे का विकास करता है, ठीक है। और ये ट्रांसमिट होते हैं जीन्स। अब क्या होता है कि जब सेल तो मिल गए आपस में, फिर वो जाइगोट एक एम्ब्रियो या मतलब कह सकते हैं कि बड़ा होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हेरिडिटी है वो हमें हमारे डिसाइड हो जाते हैं पहले ही कि इस बच्चे की आंखें कौन से कलर की होंगी, या फिर कह लो कि इसका व्यवहार, इसका आईक्यू या इसका जो भी एक बॉडी से रिलेटेड है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब है ये जो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट होंगे या कर्ली हेयर्स होंगे, क्योंकि आप देख लेना कि आपकी जो मम्मी पापा हैं वो कैसे हैं, ठीक है। अगर आपकी मम्मी पापा थोड़ी हाइट में छोटे हैं तो बच्चे की हाइट और छोटी हो सकती है। लंबी होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। हेरिडिटी जो है वो निश्चित है, वो होनी ही होनी है, वो आप सोच के कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि भाई एक्सेसिव शॉर्ट फिंगर्स एंड टोज, ये सब चीज़ें मेंटल डिफिशिएंसी या कुछ भी, आप इसलिए सोच समझ के किया करो ये सब। और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होता है, जो 23 थर्ड पेयर होता है, जो कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा जेंडर होगा। और 22 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स होता है जो जेंडर डिसाइड करता है, और 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे जो कलर है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का, एक्स मिलते हैं तो लड़की। अगर एक्स एक हो ही ना तो उसको ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। डाउन सिंड्रोम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम क्या होता है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब कि जो 21 पेयर होने थे, ठीक है, तो 22 हो जाते हैं। सॉरी, इसमें ये ना जो है क्या कहते हैं, एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, या एक्स आधा ही एक्स रह जाता है, या फिर एक्स वाई हो जाए। तो ये जो है ना एक्स जो सेल्स की बात कर रहे हैं या फिर स्पर्म या ओवम की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ सिंड्रोम पैदा करते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम होते हैं। फिर लड़कों के अंदर होता है एक्स वाई। फिर टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल्स में पाया जाता है जिसमें वाई क्रोमोसोम्स। ये जो है ना ये थोड़ी बायोलॉजी है इसमें, ठीक है।
और इसके बाद इन्वायरमेंट का क्या रोल है, ये तो सिर्फ एडिटिविटी बता दी उसने सीधा सीधा कि भाई ये होता है तो ऐसा होता है, डेफिनेट है। स्पर्म मिलेगा। अब ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं, ये भी इसी का पार्ट है भाई। और ट्विंस कैसे होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे हो जाते हैं, ये सब खेल है उन उस से सेल्स का मिलना, और इसी से डिसाइड हो जाना कि भाई तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर, कलर किस टाइप का होगा। हाँ, उसमें हम तुम इन्वायरमेंट को मिला दो तो वो कुछ और ही बन सकता है। अपनी ड्रॉबैक्स को कम करते हुए, कम ध्यान देते हुए हम अपनी अच्छी चीज़ों का उस पर बोला वाला जोड़ दें तो कुछ और ही निर्माण हो सकता है। तो इन्वायरमेंट, हेरिडिटी तो होती है, साथ में इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को ऑपरेट करने में, है ना। हमारे फिज़िकल सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें बनाते हैं। हमारा जो क्रिटिकल पीरियड होता है हमारी लाइफ, ठीक है, उसको हम बनाते हैं। रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, ये एटीट्यूड कैसा रहेगा, कैसे इंसान को बिहेव करना चाहिए, समाज हमें सिखाता है। हमारी लैंग्वेज, हमारे कस्टम्स, ठीक है, हमारी हमारी एबिलिटीज़, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट से आती हैं।